हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बूशास डायरी। एंड आज हम रिकॉर्ड करने वाले हैं तकाज़ा है मोहब्बत की 10th एपिसोड। एंड फाइनली हम 10th तक पहुंच गए, लेकिन मुझे लगता है तकरीबन भी इसकी ना 20-30 एपिसोड होने वाली हैं। चलें देखते हैं क्या होता है। एंड अब मुझे लगता है नॉवेल का असल जो मोड़, जो ट्विस्ट है ना, वो आने वाला है। जब आने वाला है, ऑफ कोर्स आने वाला है। अब आपको मज़ा आएगा नॉवेल पढ़ने में। तो हम स्टार्ट करते हैं। आई गेस मतलब इसी एपिसोड में जो है वो हयाम की शादी हो जाएगी, या अगले एपिसोड में तो हो ही जाएगी पक्का। हवेली की बाहर गाड़ी रोकते असफान ने जोफा को अंदर जाने का इशारा दिया, क्योंकि खुद उसने किसी काम से जाना था, तो वहीं से गाड़ी मोड़ ली। बाबा, हयाम किधर है? अंदर दाखिल होते उसने मुलाजिम से पुरजोश होते पूछा, तो उन्होंने हवेली की पिछली जानिब इशारा किया, जहां वो दादी जान के साथ थी। हाय हयाम, वो खुशी से चिल्लाती हुई हयाम को देखती भागती जाके उसके गले लगी, जबकि उन दोनों के चिल्लाने पे दादी जान मुस्कुरा के नफी में गर्दन हिलाने लगी। एक शादीशुदा थी तो दूसरी की होने वाली थी, लेकिन अकल दोनों को न थी। कसम से भाभी जी, आप पे बड़ा हुस्न आया है, वो कहते हैं ना, ब्यूटी ग्लो शादी के बाद वाला। उसके गुलाबी रुखसारों पे चुटकी भरती वो भरपूर शरारत से बोली कि ज़ुल्फ़ा शर्मा के दुपट्टा दांतों में दबा गई। भाई की सोबत के तुम्हें शर्माना भी आ गया। वो हंसती उसको छेड़ने लगी, जिस पे वो खुद हंसती। आपकी तबीयत कैसी है दादी जान? दादी के पास बैठते उसने मोहब्बत से पूछा, और असमान की तरह उनका हाथ लबों से लगाया। असमान की आदत थी कि वो जब भी बाहर से वापस आता तो दादी जान के हाथों का बोसा लेता था। इसी को देखा देखी जोफा भी यही अमल दोहराती थी। अल्लाह का शुक्र है, तुम सुनाओ, अम्मी अब्बू कैसे थे वहाँ, और तुम कैसी हो? उसके माथे पे प्यार करती वो नरमी से पूछने लगी। अल्लाह का शुक्र है, सब ठीक है, सलाम दे रहे थे आप सब आपको। अम्मी तो कह रही थी कि अगली दफ़ा जब आऊँ तो आपको साथ ज़रूर लाऊं। वो तो मुझे उल्टा डांट रही थी कि आपको अकेला छोड़ आई मैं। वो बताते थोड़ा शर्मिंदा हुई कि वाकई वो उनको घर अकेला छोड़ गई थी। ऐसी बात नहीं बच्चे, अकेली कहाँ होती हूँ मैं, यहाँ सब होते हैं, और असमान भी इधर ही होता। तुम्हें भी तो जाना होता है ना अपनी अम्मी से मिलने। अब इस पे पाबंदी तो नहीं लगा सकते ना तुम पे। उसकी बात पे वो सरत से उन्होंने प्यार से कहा तो वो खिल के मुस्कुराई। मैं ज़रा किचन में अब खाने की तैयारी देखा हूँ। उनके पास काफ़ी देर वो बैठे बातें करती रही, जब दादी जान ने उसको रोक लिया। खाने का हमने कह दिया है, तुम थकी हुई आई हो, अभी बैठ जाओ। वो खुद मुलाजमा को खाना बनाने का कह चुकी थी, तभी उसको मना कर गई। दादी जान ने खाने से फारिग होते बताया कि कल उन्होंने दी जान के बुलावे पे उनके गांव जाना है, और ज़ुल्फ़ा को साथ लाज़मी जाना है, क्योंकि बड़ों का मामला था और ये हवेली की बड़ी और इकलौती बहू थी, तो उसका जाना लाज़मी था। पीछे हयाम घर पे अकेली होती तो उसने कह दिया कि वो अपनी सहेलियों से मिलने चली जाएगी इधर गाँव में। सुबह के नाश्ते के बाद वो तीनों अपनी तैयारी मुकम्मल करते कैफ के घर की जानिब निकल पड़े। पीछे हयाम नाश्ते से फारिग होती थोड़ी देर रूम में रही और सनम से बातें करने लगी। उससे बातें करते करते काफ़ी टाइम गुजर गया। फिर अपनी शॉल ओढ़ते वो अब हवेली से बाहर निकल आई। अभी सुबह के 11 बज रहे थे, तो ज़्यादा लोग घरों से बाहर नहीं निकले थे। गाँव की कच्ची सड़क पे वो चहलकदमी कर रही थी। यहाँ सब लोग उनको जानते थे और उनकी बहुत इज्जत भी करते थे, तभी वो अपनी हवेली के करीब रहते थोड़ी चहलकदमी कर लिया करती थी। सनम, एक बात तो बताओ। खेतों के दरमियान पतली राहदारी से गुजरते उसने कॉल की दूसरी जानिब मौजूद सनम को पूछा। हाँ पूछो, उसने गोया इजाजत दी। यार, लाला अरतसाम भाई को पहले भी जानते थे, और उनके ताया को भी, लेकिन लाला ने कहा कि कभी पहले ताया को देखा नहीं था उनके साथ। हयाम ने लाला से सुनी बात उससे पूछी, जिसपे उसको तो कोई उलझन नहीं थी, लेकिन लाला के कहने पे वो बातों बातों में पूछ रही थी। यार, उनके जो ताया है ना, वो सगे नहीं है। अरतसाम के जो दादा थे, उन्होंने दो शादियां की थी। पापा उनकी दूसरी बीवी से थे, और बाकी जो 3 भाई हैं ना, वो पहली से। पहले ये सब साथ नहीं रहते थे। वो तो 2-3 साल ही हुए हैं उनको यहाँ शिफ्ट हुए। हम तो खुद हैरान हुए थे फूफो के अचानक के भाइयों से। ये तो हमें भी बाद में मालूम पड़ा। ऊपर से अरतसाम की मेरे साथ शादी पे भी उनको खामखा एतराज़ था। सनम ने बेड पे पैर फैलाते मुँह बनाते कहा, तो हयाम ने समझते सर हिलाया। अच्छा, मतलब तुम्हें भी भाई से शादी करनी थी? हयाम ने सारी बातों को संजीदगी से सुनते उसकी शादी वाली बात पे शरारत से पूछा। पहले तो मैं उन्हें भाई ही कहती थी, लेकिन अरतसाम के इज़हार के बाद तो खुद से थोड़ी-थोड़ी लव वाली फीलिंग्स आने लगी थी। वो हँसते हुए अपना हाल दिल साफ कोई से बताने लगी, जबकि कमरे में दाखिल होते अरतसाम के कान अपने नाम पे खड़े हुए
गए, जबकि अगली बात सुनते वो दिलकशी से मुस्कुराए। यानी इज़हार मोहब्बत हो रहा था, वो भी किसी और के सामने। आहिस्ता से कदम लेता वो बेड पे जा बैठा। सनम का रुख दूसरी जानिब था, तो उसने एहतसाम को अंदर आते नहीं देखा था। साफ कहो कि पसंद करती थी उनको, हयाम ने कहते उसको उकसाया। हाँ, करती थी, लेकिन उनके ताया जी बस वही नहीं चाहते थे। बेड पे उँगलियाँ फेरते वो आहिस्ता आवाज़ में बोली तो हयाम हल्का सा हँस दी। करती थी? हयाम ने मसनूई हैरानगी से पूछा। पसंद करती थी, अब तो मोहब्बत है। अपने स्वेटर के कॉलर पे उँगली फेरते वो अचानक सीधी होके बैठी तो एहतसाम को अपने पास करीब बैठा पाया कि अचानक सटपटा गई कि ये कब आए। हयाम, बाद में बात कर लेना। उसके हाथ से मोबाइल लेते और खुद ही कहते उसने फ़ोन रखा और सनम को प्यार भरी नज़रों से देखने लगा। जबकि दूसरी जानिब एहतसाम की आवाज़ सुनते वो पहले हैरान हुई और फिर हंसने लगी। क्या क्या देख रहे हैं? नज़रों से कंफ्यूज होती वो मिनमिनाई। मोहब्बत करती हो? जवाब देने के बजाय उसने सवाल किया। उसके साथ जुड़ के बैठते हाथ की उंगलियां अपनी उंगलियों में उलझाए वो पूछने लगा, किसने कहा? वो नखरा दिखाती मुस्कुराहट दबा के बोली, जिसपे वो मुतबस्सिम हुआ। उसने उसका हाथ अपने इसने उसका हाथ अपने सीने पे रखते हुए आंखों में देखते कहा। उसकी धड़कनों को महसूस करते वो खुल के मुस्कुराई। इतनी जल्दी आ गए आप आज? थोड़ी देर पहले तो गए थे। उसके जल्दी घर आने पे वो चौंकती पूछने लगी। हाँ, वो फाइल भूल गया था मैं, वही लेने आया था, लेकिन अब जाने का इरादा बदल गया है। अपने आने की वजह बताता वो शरीर होते जसारत कर गया कि सनम बौखला गई। अर्थसाम वो सरगोशी में बोली कि उसके बालों की लट को वो उंगलियों के पोरों से महसूस करता मदहोशी में बोला, जी जाने अर्थसाम। बदले में वो सरगोशी करता गोया हुआ। फाइल लें और ऑफिस जाएं। झटके से अपना हाथ छुड़वाती वो बेड से उतरने लगी तो अर्ज़साम दिल खोल के हंस दिया। अच्छा, शाम में तैयार रहना, डिनर पे जाएंगे। अपनी फाइल लेता उसको किचन में देखते वो एक आंख दबाता बोला तो जी कहती मुस्कुरा दी। हया से सर झुका लेना, अदा से मुस्कुरा देना, हसीनों को भी कितना सहल है बिजली गिरा देना। माशाअल्लाह, कितनी प्यारी लग रही हो मेरा बच्चा, अल्लाह खुशियों से दामन भर दे। गुलाब से खिले गुल को देखते उन्होंने मोहब्बत भरी दुआएं दी तो शुक्रिया कहती उनके पास ही बैठ गई। अल्लाह हमारे बच्चों को नजर बद से बचाए। दी जान ने गुल और जूफा को देखते दुआ दी। थोड़ी देर पहले ही वो यहाँ आए थे और उनको पुरतकल्लुफ इस्तकबाल किया गया था। दुआ, हमारी पोती कहाँ है? दादी जान ने दुआ को ना पाते पूछा, क्योंकि जब भी वो आती थी दुआ जरूर उनसे मिलती थी, लेकिन अभी तक वो उनके सामने नहीं आई थी। दादी जान, वो स्कूल गई हुई है, गुल ने मुस्कुराते बताया तो वो सर हिला गई। अभी मेहमान खाने में कैफ और अमाद के अलावा यहाँ सब मौजूद थे। जहांगीर भी यहीं आया हुआ था 2 दिन के लिए, और तभी दी जान शादी की बात पक्की करने वाली थी। हयाम पुत्र के पेपर खत्म हो चुके हैं तो शादी की तारीख रख लें अब। दी जान ने बात शुरू की। जी, जैसा आपको मुनासिब लगे। दादी जान ने मुस्कुराते उनको गोया इजाजत दी। हाँ भाई, बरखुरदार कोई एतराज? दादा जान ने शरारत से असफान को मुखातिब किया, जिससे वो हंस दिया। नहीं, कैसी बातें कर रहे हैं? वो हंसता गोया हुआ, जिससे बाकी सब भी मुस्कुरा दिए। ठीक है, फिर रखो इस हफ्ते की तारीख, उन्होंने खुश होते कहा। तो सब पहले हैरान हुए, फिर खुश भी। अरे इतनी जल्दी? तैयारी कैसे करेंगे हम? ताई जान ने हंसते कहा कि वाकई बहुत जल्दी थी ये। वो भला सब कैसे तैयारी करते, और नवाबों की शॉपिंग भी इनकी दूर दराज से होती थी। सबसे ज्यादा वक्त भी यही लेते इन कामों में। कोई बड़ी बात नहीं, बड़े सारे काम हम संभाल रहे हैं, बाकी इधर उधर की भाग दौड़ ये तीनों हैं ही। घर के मामला तो वैसे भी औरतें ही करती हैं, कपड़े वगैरह। तो जहांगीर इनको ले जाएगा अपने साथ, 3-4 दिन वहीं रह के शॉपिंग कर लेंगी। कैफ के वालिद अजहर साहब ने सारा कुछ तरतीब देते बताया तो सबने तारीफ की। बाबा, इस हफ्ते हेयरिंग भी है पहली, तो आप इन सबको ले आइएगा, मैं तो कल सुबह ही रवाना होने वाला हूँ। जहांगीर सर खुजाता बताने लगा, जिसपे दीजान उसको घूरने लगी। खान, मैनू सच्ची सच्ची दस, उत्ते केड़ी बड़ी बिठाई है जेड़ी तेरी जान नहीं छड्डी? दीजान ने उसको आड़े हाथों लिया, जिसपे वो बौखला गया। खुदा का खौफ करे दीजान, आपको बताए बगैर मैं कैसे कर सकता हूँ शादी? उसकी बात को झेप के कहता बुरा मना गया। फिर सुकून आ सारी नू साथ ले जाई, उन्होंने आंखें दिखाते कहा, जिसपे वो खामोश होते कंधे उचका गया कि अब क्या कह सकता है। परसों सुबह लाजमी। वो अम्मा बेगम, ताईजान और गुल को देखता इल्तिजा करने लगा कि टाइम पे तैयार रहे। हमें किसी चीज की जरूरत नहीं, आप कुछ भी तकल्लुफ ना कीजिएगा, अम्मा बेगम ने खुश असलूबी से कहा तो दादी जान मुस्कुरा दी।
تکلف کی بات نہیں، اب اپنی اکلوتی بچی کو ہم ایسے ہی تو رخصت نہیں کر سکتے نا، اپنی خوشی سے تو ہم ضرور دیں گے، انہوں نے نرم لہجے میں کہا۔ سب نے مل کے پھر ایک ہفتے تک شادی طے کر دی، جمعے کو نکاح کے ساتھ رخصتی اور پھر اگلے دن ولیمہ۔ دی جان نے کہا کہ لگے ہاتھوں اماد کا بھی ولیمہ کر دیں گے، کیونکہ ان دونوں کا نکاح بھی ذرا سادگی سے ہوا تو وہ ان کی خوشی کو بھی مکمل منانا چاہتے تھے۔ یار ایک تو نا میں نے دیکھا نارملس میں نا بہت جلدی جلدی شادیاں طے ہو جاتی ہیں، مطلب ایک ہفتے میں کیسے ہو سکتی ہے یہ شادی، اور پھر یہ لوگ شادی بھی کریں گے بہت بڑی، لیکن خیر۔ گھر پہنچتے انہوں نے حیام کو جیسے خبر دے کے ساکت کر دیا، کتنی دیر تو وہ کچھ بول نہ سکی کہ ایک ہفتے میں شادی؟ لالا دادی جان اتنی جلدی؟ وہ الجھن سے بولی۔ کوئی اعتراض ہے بیٹا؟ دادی جان متفکر ہوئی۔ نہیں اعتراض نہیں، بس ہفتے کا وقت بہت جلدی ہے، تیاریاں کیسے ہوں گی؟ ہلکا سا ہنس کے اس نے وضاحت دی۔ اس کی فکر نہ کرو، سب جلدی جلدی ہو جائے گا، بس تم اپنی صحت کا خیال رکھو، عثمان نے اس کو ساتھ لگاتے بتایا۔ ویسے مزے کی بات ہے، ان 3 مہینوں میں سب کی شادیاں ہی ہو رہی ہیں۔ حیام شرارت سے ہنستی بولی تو باقی سب بھی مسکرا دیے۔ یہ تو ٹھیک کہا، بس میری شادی ہونے کی دیر تھی، سب کی شروع ہو گئی، عثمان نے فخر سے بتایا جیسے بہت بڑا مار کا مارا ہو۔ بہت اچھے، میری بھی شادی ہوئی ہے تبھی آپ کی شادی ہوئی، ورنہ بیٹھے رہتے ابھی ایسے ہی۔ جی تو ان کو بولے نا۔
ज़ोफ़ा भी चिढ़ाते हुए बोली, जिस पे दादीजान के साथ-साथ हयाम भी हँस पड़ी, जबकि हसवान ने जिन नज़रों से ज़ोफ़ा को देखा, वो सटपटा के नज़रें चुरा गई। हाँ जी, ठीक कहा आपने, वो भरपूर ताईदी अंदाज़ में कहने लगा। अगला सेमेस्टर कब शुरू होने वाला? हसवान ने हयाम के बाल सहलाते पूछा। जनवरी के मिड में शुरू होंगी क्लासेस। वो आहिस्ता से बोली, तब तक तुम रुखसत होके चली जाओगी। ज़ोफ़ा ने उदास होते कहा, तो हयाम ने आसमान के सीने में मुँह दिया, क्योंकि अचानक इतनी जल्दी रुखसती का सुन के वो खुद उदास हो गई थी। ज़ब्त ना रखते आँसू बहाने लगी, जब ज़ोफ़ा भी करीब होते उसको बहलाने लगी। आज जहांगीर कैफ और अजहर साहब के साथ कोर्ट के हेयरिंग में रूम में मौजूद था, जहां आज केस की पहली सुनवाई थी। कोर्ट की तरफ से अकबर आजम को 2 नोटिस मिल चुके थे, लेकिन वो अपने मौक़िफ़ से बिल्कुल नहीं हटे थे कि उनको ये ज़मीन खुद आसिफ रफ़ाकत ने बेची थी, अपनी रहलत से पहले। जहांगीर के वकील ने पहले अपनी सारी बात जज साहब की गोशगुजारी कि क्या माजरा है, फिर उनके मुखालिफ में डिफेंस लॉयर ने अकबर साहब की हिमायत में वही बात दोहराई जो अकबर साहब खुद कहते आ रहे थे। जज साहब, ये सरासर मेरे मौक़िल पे इल्ज़ाम है। मेरे पास कुछ सबूत और दस्तावेज़ात के तौर पे जिन पे वाज़ेह तौर पे मरहूम आसिफ रफ़ाकत के दस्तखत मौजूद हैं, जिससे ये बात वाज़ेह होती है कि उन्होंने ही अपनी ज़िंदगी में ये ज़मीन अकबर आज़म के नाम की थी। अपनी कुर्सी से उठते उन्होंने कुछ पेपर उनको थमाए जो बिलाशुबह प्रॉपर्टी के कागज़ात थे। दूसरी जानिब प्रोसिक्यूटर साहब ने ऑब्जेक्शन करते ये साफ-साफ बताया कि ये दस्तखत जाली हैं, जिस पे सबूत के तौर पे उन्होंने फॉरेंसिक रिपोर्ट पेश की, जहां आसिफ रफ़ाकत के असली दस्तखत को उन पेपर पे किए गए दस्तखत से मैच किया गया था और पेपर्स पे किए गए दस्तखत को जाली कहा गया था। ये जिस वक़्त दस्तखत लिए गए थे, तब आसिफ रफ़ाकत की तबीयत नासाज़ रहती थी, तभी इनकी लिखाई में वाज़ह लर्ज़िश मौजूद मौजूद थी। लेकिन यहाँ मौजूद उनके फ़िंगरप्रिंट को आप झूठा नहीं कह सकते, या आप इस बारे में भी यही कहना चाहेंगे कि ये किसी दूसरे ने जाली फ़िंगरप्रिंट यहाँ छोड़े हैं? वो तंज़िया मुस्कुराहट उछालते प्रोसिक्यूटर की जानिब हुए, तो बदले में इब्तदाई हँसी हँसते उठे। जज साहब, अभी कुछ मिनट्स पहले आपको मेरे फ़ाज़िल दोस्त ने जो दस्तावेज़ात दिखाए हैं, उन पे दर्ज तारीख पे मैं चाहता हूँ कि आप एक दफ़ा नज़रसानी करें। उनका कहना है कि जब अकबर साहब ने आसिफ रफ़ाकत से ये ज़मीन खरीदी, ओह! माफ़ कीजिएगा, आसिफ रफ़ाकत से दस्तखत लिए, तब इनकी तबीयत नासाज़ थी। जबकि यहाँ दर्ज तारीख इस बात का सबूत है कि जब ये मुआहिदा तय हुआ, तब आसिफ रफ़ाकत साहब किसी भी मर्ज़ में मुब्तला नहीं थे। तो हाथों में लर्ज़िश कैसे आती? कहते उन्होंने अकबर साहब की तरफ इशारा किया और साथ ही अपनी साइड की टेबल से एक फ़ाइल का पलंदा उठाते वकील साहब ने जज साहब के हवाले किया।
इस बात के प्रूफ में ये मेडिकल फाइल जब उन्होंने अपनी तबीयत नासाज होने पे सबसे पहले अपने डॉक्टर एजाज साहिब से रजू किया था। इस पे तारीख इंदराज और इन दस्तावेजात पे तारीख इस बात का वाज़ेह सबूत है कि ये दस्तखत उनकी तबीयत नासाजी से पहले के हैं, जो कि जाली हैं। डॉक्टर के जिक्र पे उन्होंने वहां मौजूद हाजरीन में 40 साला मर्द की जानिब इशारा किया। ये सब बात के बाद अब डिफेंस लॉयर की जानिब हुए कि कुछ कहना चाहेंगे। इन पेपर्स की तारीख और डॉक्टर की दी गई मेडिकल फाइल की तारीख में वाज़ा 15 दिनों का फ़र्क था, जिससे ये बात तो वाज़ेह हो गई थी कि दस्तावेज़ात पे दस्तखत जारी थे। दफ़ाई वकील, आप इस सब बयान के बाद कुछ कहना चाहेंगे? उनकी खामोशी पे जज साहब ने अकबर आज़म के वकील को मुखातिब किया, तो उन्होंने नफ़ी में सर हिलाया, जबकि जहांगीर ने एक जताती हुई नज़र अकबर आज़म पे डाली। कुछ पल खामोशी से गुजर गए, जब जज साहब ने ये कहते फैसला मुलतवी कर दिया कि अगली सुनवाई में दफ़ाई वकील कुछ ठोस दफ़ाई सबूतों और गवाहों के साथ पेश हों और अगले महीने तक की तारीख दे दी। कोर्ट रूम से बाहर आते कैफ जहांगीर के गले लगा। यार सच्ची मजा आ गया। कैफ मजे से बोला जब पास से गुजरते अकबर आजम को उसकी आवाज वाज़ेह सुनाई दी, क्योंकि कैफ उन्हीं को सुनाने के लिए कह रहा था। अब देखना इंशाल्लाह अगली सुनवाई में ये फैसला हमारे ही हक में होगा, क्योंकि हमारे सबूत ठोस और सच्चे हैं। जहांगीर ने अपनी महसूस कुन मुस्कुराहट में कहता दूसरी जानिब आग लगा गया। ले ये कोई कहने की बात है, शरीकों ने भी देख ही लिया है, सब बताने का क्या फायदा। कैफ तंजिया मुस्कुराहट उछालता कहने लगा तो अबाद ने बेसाख्ता कहकर लगाया, चल आजा अब शॉपिंग पे चलें, खवातीन को बिठा के रखा हुआ है घर पे, ख्वामख्वाह कोस रही होंगी। कैफ ने उजलत से कहा तो सब गाड़ी में बैठे। अल्लाह तुम्हारा हामी और नासिर हो। खान बेटा अल्लाह तुम्हें कामयाबी से नवाजे माशाअल्लाह। आसिफ भाई के साथ साथ हम सब का गुरूर हो तुम। गाड़ी में बैठते उन्होंने जहांगीर का कंधा थपकते कहा तो अकीदत से उनका हाथ थामता लबों से लगा गया। आप सबकी हौसला अफजाई ने ही हिम्मत दी मुझे बाबा। ओ फिल्मी सीन, चले यार मेरा ब्याह है, तैयारी करनी है मैनू। कैफ ने शरारत से पंजाबी की टांगे तोड़ते कहा तो सब हंस दिए। खुदा बख्श, दुआ कहाँ रह गई, अभी तक आई नहीं। आज लड़कों में से घर कोई ना था तो दुआ जिद करते खुदा बख्श के साथ डेरे पे थोड़ी देर के लिए चली गई थी। अभी उनके वापसी का वक्त था। जब खुदा बख्श को हवेली में अकेले अंदर आते देख गुल ने पूछा, बीबी जी वो मेरे साथ ही थी, अभी 1 मिनट। उसने मुड़ते देखा, कहा जहाँ पीछे दुआ नहीं थी। कुछ दिनों वाला वाकया याद आया जब वो दुआ बेटी गायब हो गई थी। वो उसकी उंगली थामे ही आ रही थी, लेकिन एक पल को खुदाबख्श कॉल आने पे जरा मोबाइल निकालने को उसका हाथ छोड़ गया और खुद आहिस्ता आहिस्ता कदम चलते हवेली की दहलीज पर कदम रखने लगा जब गुल की आवाज पे चौंका। सरहद से वो पलटते हवेली के बाहर हुआ, जहाँ वो अपने हाथ में चॉकलेट का पैकेट पकड़े चलती आ रही थी। अरे बेटा तुम यहाँ हो, आ जाओ। थोड़े कदमों के फासले पे दुआ को देखते उसका हाथ थामे हवेली जाने लगा। आ गई मेरी बेटी। दुआ को देखते गुल ने अपनी गोद में उठाते हुए पुचकारा, जब नजर उसके हाथ में पकड़े चॉकलेट पे गई। ये किसने लेके दी? गुल ने अचंभे से पूछा, जबकि खुदाबख्श भी पास ही था। अंकल ने दी, उसने मासूमाना अंदाज में कहते गुल के आगे चॉकलेट की के खोल दे, जबकि गुल अब इस्तेफामिया नजरों से खुदाबख्श को देखने लगी। आपने लेके दी इसे? चॉकलेट पकड़ते गुल ने पूछा। नहीं बीबी जी, अमाद साहब ने मना किया हुआ था कि दुआ बेटी को ऐसी चीजें नहीं लेके देनी। ये मैंने नहीं दी। वो खुद हैरान हुआ था कि आते हुए उसके हाथ खाली थे। तो किसने दी? वो हैरत से देखती खुदा बख्श को जाने का कहती अंदर की जानिब बढ़ी। गुड़िया किसी से चीजें नहीं लेते, सिर्फ बाबा और मामू से लेते हैं। चॉकलेट को डस्टबिन में फेंकते उसने दुआ को समझाते कहा, जबकि दुआ का मुंह बन गया। बाबा से कहूंगी कि ला दे आपको और आइंदा नहीं लेनी किसी से। उसके खराब मूड को देखती वो हंसती कहने लगी, दुआ मेरी जान ऐसे किसी से चीजें नहीं लेते। रात को अमाद और कैफ जब घर आए तो गुल ने उसे बताया कि कोई उसको चॉकलेट दे गया था। तभी वो कमरे में बैठा उसको गोद में बिठाते समझा रहा था, लेकिन उन्होंने कहा मैं उनकी बेटी हूँ। उसके चेहरे की तरफ देखे वो उस आदमी की बात उलझन में कहने लगी, किसने कहा था? अमाद को झटका लगा उसकी बात सुनते। उन अंकल ने जिन्होंने चॉकलेट दी थी, दुआ ने मासूमियत से कहा। क्या उस दिन भी उन्होंने दी थी आपको? डेरे वाले वाकया का हवाला देते अमाद ने मजीद पूछा, जिसपे वो सर हिला गई। अच्छा, उसने समझ के सर हिलाया। सुबह मामा भी कह रही थी कि किसी से चीज नहीं लेते, आपको बस मामू और दादा जो चीज दें वो लेनी है और कोई नहीं लेनी। कोई भी आपको कहे कि उनके साथ चलो तो आपने नहीं जाना, और आपको वो खुद लेके जाए तो आपने फौरन कैफ मामू, जहांगीर मामू और मुझे बुलाना है, ठीक है? लेकिन किसी के साथ नहीं जाना। अमाद उसको गोद से उठाते अपने सामने बिठाते हुए समझाने लगा।
बताएं मैंने क्या कहा अभी? किसी से चीज नहीं लेनी और किसी के साथ नहीं जाना। उंगलियों पे गिनवाती उसको बताने लगी तो अमाद ने उसके रुखसार पे प्यार किया। चलो अब टाइम बहुत हो गया है, सोने के लिए लेट जाओ। उसको हिदायत करता खुद वॉशरूम में चेंज करने चला गया। 5 मिनट में वो फ्रेश होता वापस आया तो दुआ कमरे में मौजूद नहीं थी। जबकि अंदर आती गुल उसको देखती छटपटा गई और फौरन से नजरों का दाविया तब्दील करती बेड की दूसरी साइड जाती, साइड टेबल पे पानी का जग और गिलास रखने लगी। दुआ किधर गई? उसके कतराने को मुतबस्सिम होता नजरअंदाज करता अपनी शर्ट पहनने लगा और दुआ का पूछने लगा। कैफ ले गया अपने पास। मुस्कुराते उसने बताया तो अमाद सर हिलाता बेड पे नींदराज हुआ। कुछ पल ऐसे ही झिझकते गुल हिम्मत करती अमाद के करीब आते उसके सीने पे सर रख गई। अचानक इस अवतार पे अमाद तो पहले हैरान हुआ, फिर दिलकशी से मुस्कुराते उसके गिर्द हिसार बांध लिया। क्या हुआ? उसको खामोश महसूस करते अमाद ने बालों को सहरा से पूछा। कुछ नहीं। मुस्कुराते उसके सीने पे उंगलियां फेरने लगी। दुआ की वजह से परेशान होने की ज़रूरत नहीं, वो जो कोई भी होगा सामने ज़रूर आएगा। बस आपको मुझ पे यकीन है ना? दुआ को आपसे कभी दूर नहीं होने दूँगा। उसकी उदासी को महसूस करता उसे रिलैक्स करने लगा। मुझे डर लगने लगा है, वो गलोगीर लहजे में बोली तो अमाद उसका खौफ समझता खुद में सम हो गया। मैं हूं ना, डरने की ज़रूरत नहीं और अल्लाह पे भरोसा रखें, वो कुछ भी गलत नहीं होने देगा। कमरे की रोशनी कम करते आंखें मूंद गया कि गुल उसके नर्म हसान में सुकून महसूस करती नम आंखों से शुक्र अल्लाह करते मुस्कुरा दी। मोहब्बत जाने क्या थी, लेकिन उसकी नज़र में एहतराम मोहब्बत के तकाज़ों में अव्वलीन तरजीह था। और अमाद ने कभी भी उसकी इज्जत में कमी नहीं आने दी थी। हमेशा उसकी बात को सर आंखों पे रखा था, लेकिन ये गुल को भी अभी भी जी गुल को अभी भी एतराज़ था कि अमाद ने मोहब्बत का इज़हार लफ्ज़ों में बयान नहीं किया था, वगरना तो वो अपने हर लम्स से उसकी वाज़ेह मोहब्बत महसूस करती थी। लेकिन फिर भी ये ख्वाहिश थी कि अमाद उससे लफ्ज़ों में भी मोहब्बत का एतराफ़ करे। गुल सब कहाँ है? घर में दाखिल होते कैफ ने खाली-खाली घर देखते पूछा। शॉपिंग से तो कल सब हो आई थी, तो अब कहाँ थी? असफान भाई की तरफ गए हैं सब। किचन में घुसी गुल ने वहीं से उसको इत्तला दी तो कैफ उलझते खुद भी किचन में आ गया। क्यों? खैरियत? गुल ने गुल के हाथ से पानी का गिलास लेते पूछने लगा। हाँ, डेट फाइनल करने पहले असफान भाई लोग इधर आए थे ना, तो बस बात तय हुई थी। आज वो उसकी बाकायदा रस्म करने गए हैं। गुल ने वजाहत करते बताया तो कैफ अच्छा कहते हैं वहीं बैठ गया। और सुनाओ। अस्सलाम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल पूजा's डायरी। एंड आज हम रिकॉर्ड करने वाले हैं तकाज़ा मोहब्बत की 10th एपिसोड। स्टार्ट करते हैं बगैर किसी देरी के। कैफ की फैमिली आज उनके घर मौजूद थी। शादी की डेट तो डिसाइड थी, बस रस्म करना चाह रहे थे वो, क्योंकि मंगनी की भी उन्होंने कोई रस्म न की थी, बस ज़ुबानी कलामी बात हुई थी। अभी वो सब लोग लोग बात तय करते, रस्म से फारिग होते, खाना खाने बैठे, हल्की फुल्की गुफ्तगू से लुत्फ अंदोज हो रहे थे, जब दीजान ने अचानक जोफ़ा को मुखातिब किया, जो उसके पास ही बैठी थी। पुत्र, कोई खुशखबरी नहीं आई? उन्होंने आहिस्ता आवाज में ही पूछा, जो सिर्फ औरतों ने ही सुना। उनके सवाल पे बेसाख्ता ही ज़ोफ़ा झेप गई और हल्का सा नफ़ी में सर हिलाया। अल्लाह जल्दी से तेरी गोद हरी करे। माशाअल्लाह, बहुत प्यारी हो गई हो। उसकी सुर्ख होती रुखसार को देखते उन्होंने खुद बात संभालते उसको दुआएं दी, जिस पे सब औरतों ने मिलकर आमीन कहा। अपना ढेर सारा ख्याल रखा कर और मक्खन मलाई देसी घी रोज खाया कर। उसको जल्दी से खाते देख उन्होंने ताकीद की, जिस पे वो मुस्कुरा दी। बस इतना ही खाया जाता है दीजान, वो मिनमिनाई के अब की बार वो हंस दी। असफी दी, सेहत देखते अपनी, थोड़ी जान बना। उन्होंने झड़कते उसको सेहत की तरफ तवज्जो दिलाई, क्योंकि वो चौड़े शाने चौड़े वजूद का मालिक था कि जोफ़ा वाकई उससे उम्र में काफ़ी छोटी लगती थी। अरे दीजान बच्ची, आप तो बच्ची को डराने लग गई हैं। ताईजान जोफ़ा को देखते हैं मजाक करती बोली कि दीजान ने जोफ़ा को देखा। मैं जिन उन्होंने रौब से पूछा, जिस पे वो हंस दी। अरे नहीं दीजान, ऐसी बात नहीं, सोफा कहती उनके हाथों पे बोसा देने लगी। जब उनकी शरारत समझते दीजान भी मुस्कुरा दी। सनम, वो किचन में खड़ी रात के खाने को देख रही थी, जब निस्वानी आवाज पे चौंकती। वो वहीं से बाहर झांकने लगी, जहां दीबा हाथ में ट्रे थामे खड़ी थी, मगर तैयारी से ऐसा लग रहा था कि उसने कहीं जाना है। अरे दीबा, तुम आओ बैठो। किचन से बाहर आती उसको मुस्कुरा के बैठने की दावत देने लगी, जबकि उसको देखते सनम को वैसे वलीमे वाले दिन का उसका रवैया याद आ गया।
नहीं नहीं, मैं तो बस ये देने आई थी तुम्हें। वो ट्रे सामने करती कहने लगी जब सनम ने उसके हाथ से ट्रे ली। इसमें क्या है? सनम ने थामते पूछा। इसमें निहारी है, चच्ची ने बनाई थी, सोचा दे जाऊं। अर्तसाम शौक से खाते हैं ना। दीबा तीखी मुस्कुराहट से बोली कि सनम को उसका जता के कहना बिल्कुल अच्छा न लगा, जैसे वो कह रही हो कि सनम से ज्यादा वो जानती थी उसकी पसंद को। चची जान को शुक्रिया कहना मेरी तरफ से। किचन में पलटती मुरव्वत निभाते वो मुस्कुराई, जबकि उसका दिल कर रहा था कि पहली फुर्सत में निकले यहाँ से। एहतसाम नहीं आए अभी? उसके कमरे के बाहर खड़े अंदर झांकते उसने पूछा। नहीं, अभी नहीं आए, बस आने वाले हैं। तुम्हें कोई काम था उनसे? ट्रे वापस करती उसको पूछने लगी, जबकि दीपा की हरकतें उसको नागवार गुजर रही थी। ऊपर से अपनी माँ की तरह फैशन की दुकान बनते यहाँ आ गई थी। नहीं, कुछ खास नहीं, चलती हूँ। उसको सिरापा अजीब नजरों से देखती वो नखूत से सर झटकती वहां से निकली। अजीब लड़की है पूरी, तबसरा करती वो किचन में वापस आई और नहारी को चेक करने लगी। वो वाकई बहुत मजे की थी बनी थी। अगर उसने या उसकी माँ ने बनाई होती तो वो कभी ना खाती, लेकिन ये अर्तसाम की छोटी चच्ची ने बनाई थी। तभी वो डिनर में ये भी पेश करने वाली थी। अस्सलाम वालेकुम। घर में दाखिल होते ही उसने सनम को देखना चाहा, जो किचन में घुसी जाने कौन से मुरक्कबात में मसरूफ थी। वालेकुम अस्सलाम, उसने वहीं से जवाब दिया कि अर्तसाम चौंकता किचन में घुसा। तुम इस वक्त किचन में हो? इस वक्त सनम को यहाँ देखते उसे ताज्जुब हुआ। आपका ही इंतजार कर रही थी, बाबा तो खाना खा के सो गए। वो मुस्कुराती उसकी जानिब मुड़ी। तो कमरे में इंतजार करती, यहाँ इंतजार करने का क्या मकसद था? वो बुरा सा मुंह बनाता हुआ बोला। आपके लिए खाना भी तो देखना था ना, उसने वजह बताई। जबकि अर्तसाम अब उसका हाथ थामे कमरे में जाने लगा। चलो फ्रेश होके आओ, फिर खाते हैं खाना। कुछ जाने के बजाय उसने वार्डरोब से एक जूड़ा निकाल के उसको थमाया और बाथरूम की जानिब धकेला। अरे क्या कर रहे हैं? वो बौखलाते हुए बोली, जब उसके सुने बगैर उसको अंदर करते बाद का दरवाजा बंद कर दिया। हल्के गुलाबी रंग का जूड़ा पहने वो कमरे में इंतजाम को, चलो फ्रेश होकर आओ, फिर देखते हैं खाना। खुद जाने के बजाय उसने वार्डरोब से एक जूड़ा निकाल के उसको थमा दिया और बाथरूम की जानिब धकेला। अरे क्या कर रहे हैं? वो बौखलाते हुए बोली, जब उसकी सुने बगैर ही उसको अंदर करते बाद का दरवाजा बंद कर दिया। हल्के गुलाबी रंग का जोड़ा पहने वो कमरे में अर्तसाम को ना पाते बाहर आई तो वो टेबल पे खाना लगा चुका था। सनम को आते देख अर्तसाम ने एक प्लेट में खाना निकालना शुरू किया। ऐसे फ्रेश रहा करो हर वक्त, अर्तसाम ने मोहब्बत से साथ लगाते कहा और उसके साथ वाली कुर्सी खिसका के खुद भी बैठा। हमेशा की तरह जबरदस्त खाना खाते उसने रोज की तरह तबसरा किया, जिसपे वो खुल के मुस्कुराती कान के पीछे बाल अड़सती शुक्रिया कह गई। चच्ची जान ने भेजी है ना? निहारी का बाउल देखते हुए खुश होता पूछने लगा और 2 चम्मच निकालते खाने लगा। आपको कैसे पता चला? सनम हैरान होते पूछने लगी। वो जब भी बनाती हैं तो ज़रूर भेजती हैं मेरे लिए, वो मुस्कुराता बताने लगा। खाने से फारिग होते सनम को रूम में आते देख वो तकिए को बाहों में भेजे पड़ा था। चाय लाऊं? उसका थकान ज़दा चेहरा देखते सनम ने पूछा और करीब बैठी। ओहो, बस पास रहो। उसकी गोद में सर रखते एक बाजू कमर के गिर्द बांधते वो आंखें मूंदे उल्टा लेट गया। अस्सलाम वालेकुम मैम। वो कमरे में मौजूद अपनी मेहंदी का जोड़ा देख रही थी जो दीजान की तरफ से आज ही आया था, जब उसको यूनिवर्सिटी की एक टीचर की कॉल आ गई। वालेकुम अस्सलाम। हाल अहवाल के बाद उन्हीं मिस ने सीधा कॉल करने का मकसद बताया। बेटे आपसे एक बात पूछनी थी। जी मैम पूछें। जोड़े को साइड पे करते घुटने मोड़ती वो बैठी। बेटे आपने सर आसिम का नंबर ब्लैक लिस्ट में ऐड किया हुआ है क्या? उन्होंने सरसरी सा पूछा जब हयाम गड़बड़ा गई कि उनको कैसे मालूम? वो तो उस रात तंग आने आके उनका नंबर ब्लॉक कर गई थी, लेकिन क्या मालूम कि शिकायत भी लग जानी थी। नहीं मैम ऐसा तो नहीं, वो साफ झूठ बोलते हुए कहने लगी। बेटे वो आपसे कांटेक्ट नहीं कर पा रहे। उन्होंने नेक्स्ट सेमेस्टर की कुछ फाइल सेंड करनी थी आपको, लेकिन राब्ता नहीं कर पा रहे थे। तभी मुझसे राब्ता किया कि आपको दे दूं मैं। उन्होंने तफसील से बताया तो हयाम खामखा शर्मिंदा हो गई। शायद मैम अननोन नंबर देखते मुझसे हो गया हो, मैं अभी देखती हूँ। आप मुझे वो फाइल दे दें। हयाम जल्दी से बनाती हुई बोली जब मैम ने बताया कि उन्होंने यही कहने के लिए कॉल की थी कि उनके बच्चों ने वो डिलीट कर दिए तो वो सर आसिम से राब्ता करते उनसे दोबारा मंगवा ले। जी ठीक है मैम, मैं ले लेती हूँ उनसे। वो मुंह बनाते बोली कि अब सर को मैसेज करना पड़ेगा। वो क्लास की
रिप्रेजेंटेटिव थी तो सारे टीचर्स उसी को काम का कहते थे। सर का नंबर ढूँढते उसने नंबर को अनब्लॉक किया और सलाम का मैसेज भेज दिया और फाइल सेंड करने का भी कह दिया कि जब मैसेज देखेंगे तो भेज देंगे। मोबाइल को साइड पे रखती फिर से वो अपने मेहंदी के जोड़े को देखने लगी। हल्के सब्ज रंग की शॉर्ट शर्ट के साथ पीले रंग का गरारा था और साथ में शॉकिंग कलर का बड़ा सा दुपट्टा था। बालों में लगाने को एक खूबसूरत सा परांदा भी मौजूद था। शादी में बस अब 2 दिन बाकी थे। अपनी शादी का जोड़ा वो पसंद करके आ चुकी थी। कल तक वो यहाँ डिलीवर हो जाना था। सनम को भी वो शादी पे आने का इन्विटेशन दे आई थी। जहांगीर के फ्लैट से निकलते वो आज ऑफिस जाने का इरादा रखता था कि वहाँ से चक्कर लगा आए, क्योंकि यहाँ सारा काम ही जहांगीर सँभालता था। गाड़ी में बैठते उसने गाड़ी ऑफ़िस बिल्डिंग की जानिब मोड़ी कि ऑफ़िस करीब ही था जहांगीर के फ्लैट के। पार्किंग में गाड़ी रोकते उसने कदम बाहर निकाले और लिफ्ट में दाखिल होते ऑफ़िस फ्लोर का बटन प्रेस करने लगा कि कोई उजलत में उसके साथ ही अंदर दाखिल हुआ। अंदर दाखिल होते वजूद को देखते कैफ का मूड अच्छा खासा ख़राब हो गया, लेकिन कुछ कहने की ज़रूरत महसूस न की। कैसे हो बरखुरदार? जबकि उसकी नागवार निगाहों को महसूस करते उन्होंने खुद बात शुरू की। ठीक, एक लफ्ज़ी जवाब देते वो खामोश हो गया। कैसे आना हुआ यहाँ? अकबर आदम ने मज़ीद बात करना चाही, क्योंकि वो जानते थे कि तीनों लड़कों में से मैं सबसे ज़्यादा उसी को उनसे चिढ़ थी। शायद आप भूल गए या याद नहीं करना चाहते कि ये हमारा ही ऑफ़िस है, या इसको भी आपने दस्तखत करवा के हासिल कर लिया। कैफ दिल जलाने वाली मुस्कुराहट से तंज़िया कहने लगा कि अकबर आज़म जो मुस्कुरा रहे थे, उनकी मुस्कुराहट उसके लफ्ज़ों पे थम गई। छोटी उम्र में तीर मारने लगे। संभल के, कहीं शिकार गलत ना हो जाए, संजीदगी से कहते वो अपनी मतलूबा मंजिल पे उतरते चले गए। जब कैफ नखुवत से सर झटकता वापस ऑफिस फ्लोर का बटन प्रेस करने लगा। अर्तसाम सनम को एक दिन पहले ही हयाम के पास छोड़ गया और खुद काम की वजह से यहाँ ना रुक सका, लेकिन मेहंदी पे आने का वादा ज़रूर किया। यार, सर्दियाँ हैं और तुम वहाँ रुक गई हो। रात को कॉल करते अर्तसाम ने पहला शिकवा किया, जिस पे सनम बेसाख्ता ही झेप गई। तो आपको किसने कहा था कि आप वापस आ जाएं? रुक जाते यहाँ, वो संभल के कहने लगी, जब उसकी हालत से जैसे महफूज हुआ था। ज़रूरी काम था यहाँ, वरना तुम्हें पाने के बाद 2 पल की भी दूरी कहाँ बर्दाश्त होती है। वो दिलकशी से कहता उसको शर्माने पे मजबूर कर गया। खाना खा लिया? उसने मौजू बदलने के लिए खाने का ज़िक्र किया। हाँ, खा चुका हूँ, लेकिन यार, ठंडी आह भरता वो लम्हे भर को रुका। लेकिन क्या? हयाम को अंदर आते देख उसने उलझन से पूछा, तुम याद आ रही हो? वो फिर शरारत से कहने लगा कि हयाम को कि देखा। अच्छा, वो बेड से उतरते खिड़की वाली साइड पे आती